चलिए बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं CAC सर्किट के बारे में। किसके बारे में बच्चा? CAC सर्किट। सही है। क्वेश्चन मैं फिर से लिखूंगा गुच्छा में, है ना। पूरा CAC सर्किट के बारे में सारी बात हम एक गुच्छा में सवाल लिखेंगे बच्चा, और बारी बारी से सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। सवाल यूं रहा, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा कि व्हाट इज अ CAC सर्किट, है ना बुआ। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बच्चा कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट, क्या बच्चा? करंट इन द सर्किट, कौन सर्किट? तो CAC सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होता है, कितना करंट फ्लो करता है। चलिए अच्छी बात है। और तीसरा क्वेश्चन बच्चा कि डिफाइन कैपेसिटेटिव, क्या बच्चा? कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, है ना। और लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर बच्चा कि गिव फेजर डायग्राम फॉर क्या? फॉर CAC सर्किट। सही है। और लास्ट क्वेश्चन है कि गिव वेरिएशन ऑफ I and E विथ क्या? विथ टाइम। देखिए, डरने का नहीं, ये सारा क्वेश्चन CAC सर्किट के बारे में ही है, इसीलिए सारा क्वेश्चन को हम गुच्छा में लिखते हैं ताकि एक बार आपको समझ आ सके कि क्या क्या जानना है CAC सर्किट के बारे में। सही बात है, बिल्कुल। आइए पहला क्वेश्चन पे ध्यान रखते बच्चा। पहला क्वेश्चन क्या राजा? CAC सर्किट कुछ नहीं है, ऐसे बोलेंगे कि ऐसा AC सर्किट, क्या बच्चा? ऐसा AC सर्किट जिसमें क्या लगा हो? सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हो, उसको क्या बोलोगे? CAC सर्किट। क्या बोला मैंने? ऐसा AC सर्किट जिसमें क्या लगा हो बच्चा? सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हो, उसको क्या बोलोगे? CAC सर्किट। सही बात है। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे बोलेंगे कि एन AC सर्किट, क्या होगा? एन AC सर्किट कंटेनिंग only a capacitor is called क्या? CAC सर्किट। सही बात है, बिल्कुल राजा। ऐसे बोलेंगे कि an AC सर्किट containing only क्या? only a capacitor is called क्या बबुआ? is called CAC सर्किट। बोलो सही बात है, बिल्कुल सर। कुछ नहीं करना, एक कैपेसिटर लगा दोगे, सिंपल एक कैपेसिटर लगा रहेगा तो क्या कहा लगा बुआए? CAC सर्किट। ये हमारा क्या हो गया? AC का सोर्स हो गया। ये क्या हो गया राजा? AC का सोर्स। और ये हमारा क्या है? कैपेसिटर। सही बात है। इसको हम क्या कहेंगे? CAC सर्किट। कोई दिक्कत नहीं, ये आसान सवाल था, ठीक है। और मेन क्वेश्चन कौन सा? 2 नंबर है। सेकंड सवाल क्या बचा? कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द सर्किट। आखिर CAC सर्किट में कितना करंट होता है, ये हमें निकालना है। सही बात है, बिल्कुल। इसको आप कॉपी करें, मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। चलिए मिटा रहा हूं इसको। 1 2 3। चलो, तो आप लोगों ने देखा कि CAC सर्किट होता क्या है? बस ऐसा AC सर्किट जिसमें क्या लगा हो? सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे राजा? CAC सर्किट। सही बात है। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या था बबुआ? एक्सप्रेशन फॉर करंट। क्या बबुआ? एक्सप्रेशन फॉर क्या? करंट इन CAC सर्किट, है ना बुआ। कि आखिर CAC सर्किट में कितना करंट पैदा होता है। अब देखोगे जरा सा, इस सर्किट तो आप लोग जान ही रहे हो, अभी अभी मैंने बनाया। ये हमारा क्या था? CAC सर्किट। तो इसमें क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। और ये हमारा क्या हो गया बुआ? AC का सोर्स है। क्या? AC का सोर्स। अब देख बच्चा, आपको तो मालूम है कोई भी
एसी सर्किट हो, क्या राजा, कोई भी एसी सर्किट हो उसमें अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड ईएमएफ क्या होता है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, सही बात है बिल्कुल। हे बच्चा, तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड जो सोर्स हमने लगाया वो एसी का सोर्स, एक कौन सा है बच्चा, एसी का सोर्स है, तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा बताओ, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, सही बात है बिल्कुल। तो हम बोलेंगे कि द अप्लाइड वोल्टेज या ईएमएफ, बोलो द अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड ईएमएफ, दोनों लिख सकता हूं, ईएमएफ इन द सर्किट इज, बोलो क्या होता है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, सही बात है बिल्कुल। हाँ सर, कोई भी ऐसे सर्किट हो उसमें यही होता है। अच्छा जी सर, जैसी आप अप्लाई करोगे वोल्टेज तो प्लेटों के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसी आप सोच दोगे इस प्लेट पर क्या होगा, चार्ज जमा शुरू होगा, चार्ज क्या बच्चा, जमा शुरू हो जाएगा ना, बहुत सारा चार्ज जमा होगा। अब चार्ज जमा हो गया, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है ना बच्चा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपको मालूम है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटी सी है, तो आप सब जानते हो क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज, हे राजा जी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना पैदा होगा, बोल, V बराबर Q बाई C, क्या B बराबर, पढ़ा ना, C बराबर फॉर्मूला हुआ, C बराबर Q बाई V, तो V बराबर Q बाई C है ना, यानी दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा क्या होगा, V बराबर Q बाई C। Q क्या है, जो कैपेसिटर पे चार्ज जमा हुआ, चार्ज कौन हो गया, Q हो गया, और C है कैपेसिटर का कैपेसिटी बचा, तो V बराबर क्या हो गया हमारा, Q अपॉन C, सही बात है। अब आप ही बताओ, सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए, मैंने एलएसए में कहा था, सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए हमारा अप्लाइड वोल्टेज, क्या अप्लाइड ईएमएफ या अप्लाइड वोल्टेज, ये दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए कि नहीं। मैं क्या बोला, सर्किट में करंट को बहाने के लिए बचा, सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, अप्लाइड वोल्टेज, क्या अप्लाइड वोल्टेज बोलो या क्या बोलोगे, अप्लाइड ईएमएफ है ना बुआ, अप्लाइड वोल्टेज या अप्लाइड ईएमएफ, क्या दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के कम से कम बराबर होना चाहिए, सही बात है। आप ही बताओ, मान लो बुआ 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, ठीक है, सपोज दैट, और अप्लाइड वोल्टेज हमारा क्या, करंट बहाने के लिए कम से कम क्या रहे, हमारा अप्लाइड वोल्टेज भी क्या रहे, 12 रहे। हालांकि अप्लाइड वोल्टेज कौन सी है, 12 से ज्यादा ही रहता है बच्चा, लेकिन कम से कम सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज और प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम सब ऐसे बोलेंगे कि टू फ्लो द करंट इन द सर्किट, क्या बच्चा, टू फ्लो द करंट इन द सर्किट द अप्लाइड ईएमएफ बोलो, है ना, द अप्लाइड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, सही बात है। या आप ऐसे बोलो कि टू फ्लो द करंट इन द सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, सही बात है। अरे अप्लाइड वोल्टेज जो हमने दिया, जो हमारा सोर्स है वो क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है या अप्लाइड ईएमएफ है ना बुआ, और प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ क्या भी हुआ, सही बात। कहने का मतलब हो गया बुआ, मान लो कि इधर से आपका 12 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, तो सर्किट में करंट कब बहेगा, कब करंट बहने की शुरुआत होगा बताओ, कम से कम ये 12 अगर है तो हमारा भी अप्लाइड वोल्टेज कम से कम 12 हो, हालांकि होना चाहिए क्या 12 से ज्यादा, और 12 ज्यादा होता ही है, बट कम से कम मिनिमम सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू कहां से करेगा, ये प्लेटों के बीच का वोल्टेज और हमारा अप्लाइड वोल्टेज कम से कम क्या बराबर होना चाहिए करंट को बहने का शुरुआत होने के लिए। हालांकि अप्लाइड वोल्टेज क्या होना चाहिए, हमेशा इससे ज्यादा रहता ही, ज्यादा हमेशा ज्यादा ही रहता है, सही बात है। तो बिल्कुल तब बोलेंगे बताओ कि टू फ्लो द करेंट इन द सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज, क्या बचा, द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी
इक्वल टू द क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्या राजा प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। सही बात है। क्या हम लिख सकते हैं क्या? इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या E बराबर भी बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। E क्या है? अप्लाइड वोल्टेज, और V क्या है? प्लेटों के बीच का कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है, बिल्कुल। हे बच्चा E की वैल्यू क्या बताओ? E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है बच्चा, और V का वैल्यू क्या है? Q अपॉन C। बोलो सही बात है, बिल्कुल मेरा बच्चा। हे पुत्रा, मैं चाहता हूं हमें निकालना क्या? करंट। क्या निकालना? वो करंट। तो हम Q निकाल सकते हैं क्या? Q की वैल्यू बोलो। Q बराबर क्या बताओ? CE नॉट साइन ओमेगा टी। चलेगा? अरे हाँ ना तो बोलो। ए हमारा चार्ज निकल गया, लेकिन जो भी करंट निकलेगा क्या होगा इस सर्किट में, हमारा जो भी करंट निकलेगा या जो भी ईएमएफ होता है, ये सब कैसा होता है? इंस्टैंटेनियस। क्या होता है बच्चा? इंस्टैंटेनियस। मैंने कहा था एसी सर्किट में कभी भी वोल्टेज हो या करंट हो कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा इंस्टैंटेनियस किसी इंस्टेंट पे निकलता है। क्या ये सच है? बिल्कुल है, सच है। तब बताओ मुझे बच्चा, बोलेंगे कि करेंट इन द सर्किट at any instant is, बोलो क्या हो जाएगा? I बराबर पढ़ा होगा dq बटा dt। क्या? I बराबर dq बटा dt। हे मेरा बच्चा, मुझे लगता है कि q का वैल्यू सर मालूम है सर, तो रख सकते हैं। बोलो क्या हो जाएगा? I बराबर d, और q की वैल्यू क्या है? बोलो। ये देखो CE नॉट साइन ओमेगा टी रख दें क्या? बिल्कुल राजा हो। CE नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो गया? DT। बोलो चलेगा? जी हाँ सर। हे मेरे राजा, CE नॉट को हम निकाल दिया बाहर, ठीक है। और एक बार बताओगे कि मैं लिख देता हूं एक बार और, क्या? साइन D साइन ओमेगा टी अपॉन DT। बोलो चलेगा क्या? जी हाँ सर। ये बताओ बुआ, साइन ओमेगा टी का DC क्या होगा बताओ? कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का क्या? कॉस ओमेगा टी, और टी से फालतू वाले को मल्टीप्लाई। याद होगा आप लोगों को डिफरेंशिएशन में साइन का क्या राजा? कॉस होता है, और टी से फालतू वाले को मल्टीप्लाई। तो करंट की वैल्यू कितना हो गया? I बराबर ओमेगा सी और E नॉट कॉस ओमेगा टी। सही बात है? जी हाँ सर। हे मेरा पुत्रा, एक बात हम पूछते हैं, अभी तक EMF हो या करंट हो, RAC हो या CLSC हो, सब में हमेशा साइन के रूप में हम सब लाते हैं। तो इसका करंट को भी CSC में जो करंट पैदा हुआ उसको भी हम सब साइन के रूप में लाएंगे। तो बोलो इसको क्या लिख सकते बुआ? I बराबर ओमेगा सी को हम क्या ऐसा लिख सकते क्या? E नॉट बटा 1 बाय ओमेगा सी। बुरा मान गया क्या? आई मेरे राजा, 1 बाय ओमेगा सी मतलब ऊपर जाएगा तो यही तो बनेगा। आहा, नहीं समझे? अरे मैंने क्या किया, E नॉट हो गया और ओमेगा सी था, इसको मैं नीचे लाके 1 बाय ओमेगा सी लिखेंगे तो बात क्या है? सेम है। अरे 1 बाय ओमेगा सी उड़ के कहां जाएगा? ऊपर, तो वही बात आएगा। अब बताओ बचा कौन? कॉस। कॉस को हम साइन में कैसे लिखेंगे? बोलो साइन 90 प्लस थीटा। क्या लिख सकते हैं? क्या बताओ? साइन 90 प्लस ओमेगा टी क्या बन जाएगा? कॉस ओमेगा टी। आई रब्बा, अरे साइन 90 प्लस ओमेगा टी क्या बन जाएगा? कॉस ओमेगा टी। बोलो होगा कि नहीं बताओ? अरे सेकंड क्वाड है बुआ, और सेकंड क्वाड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। इसलिए मैंने कॉस को क्या कर दिया बुआ? साइन में। सही बात है। अब एक टर्म है और इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझना चाहिए। इसके बारे में देखो, मैंने बताया था यहां पे भी एक फैक्टर आ गया 1 बाय ओमेगा सी। कौन आ गया बच्चा? 1 बाय ओमेगा सी। कौन है? अरे कौन है? सुनिएगा हे बच्चा, यहां जो फैक्टर 1 बाय ओमेगा सी आया इसको हम बोले क्या? रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कौन? कैपेसिटर। याद होगा आप लोग को, याद होगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल क्या था? रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। याद है आप लोग को? दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और लिखा था एक्सएल बराबर
ओमेगा एल। वैसे ही 1/ωc एक फैक्टर है जो क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक प्रकार से रेजिस्टेंस है जो कौन ऑफर करता है, इंडक्टर, और उसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव सॉरी कहते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो हम ऐसे बोलेंगे बच्चा कि हियर द फैक्टर 1/ωc इज द क्या, इज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कौन, ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, कॉल्ड क्या बुआ, कॉल्ड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चा, और इसको डिनोट कैसे करते राजा, डिनोटेड बाई, याद है इसको बोलेंगे एक्सी से, इंडक्टर का रेजिस्टेंस का सिंबल एक्सएल और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस का सिंबल क्या, एक्सी। तो क्या बन जाएगा बताओ, एक्सी बराबर 1/ωc। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चा, मैंने क्या बोला बुआ, मैंने आपसे यूं बोला कि यहां जो फैक्टर है 1/ωc वो क्या है, एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जो कौन ऑफर करता है, कैपेसिटर, और इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चा, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। सही बात है, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या बोलोगे, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो एक बात हम पूछना चाहते हैं आपसे बच्चा, बताओ मेरा पुत्रा कि कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस का SI नोड क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। अरे सर ये भी तो रेजिस्टेंस ही ना है, तो ओम ही तो होगा सर। आप पिछला वीडियो में कहे थे सर कि इंडक्टर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, और है तो रेजिस्टेंस ही ना, इसलिए उसका भी यूनिट क्या था, ओम था, और इसका भी क्या होगा, ओम ही होगा। सही बात है, मतलब रिएक्टेंस रहे इंडक्टर का हो या कैपेसिटर का हो, सर है तो रेजिस्टेंस ही ना, इसलिए इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। तो याद करिए, तो 1/ωc क्या कहा, बताओ 1/ωc एक फैक्टर है जो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर बाय कौन, कैपेसिटर, कैपेसिटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, और उसका सिंबल होता है एक्सी, और फॉर्मूला हो गया एक्सी बराबर 1/ωc। बोलो सही बात है। अब इस तर्ज पे मुझे बताओगे इसका रिश्ता क्या कहलाएगा, बोलो इसको आप कैसे लिखोगे राजा जी, बताओ। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर क्या, E0 बटा XC बोल सकते हैं क्या, हाँ सर। XC क्या बताओ, XC क्या, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, कॉल्ड क्या, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। सही बात है। XC को क्या बोलोगे बताओ, XC को क्या बोलोगे, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। एक किसका रेजिस्टेंस है बच्चा, कैपेसिटर का। अब बताओ मुझे, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस को क्या बोलते हो, R बोलते हो, इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या बोलते हो, XL बोलते हो, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या बोलोगे, XC बोलोगे। क्या ये सच है, बिल्कुल ये सच है। हे मेरा बच्चा, अब रिश्ता क्या बनेगा, E0 बटा XC, और हो गया साइन क्या राजा जी, ओमेगा टी और प्लस π/2। बोलो होगा कि नहीं बताओ, क्या लिख सकते हैं क्या, जी हाँ सर। अरे E0 बटा XC हो गया, साइन हो गया, ओमेगा टी को पहले कर दिया और π/2 को बाद में कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि E0 बटा, बताओगे E0 बटा XC को क्या बोलोगे बताओ, मैक्सिमम EF बटा रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, मैक्सिमम करंट, मतलब क्या, I0। अब बताओ हमारा फाइनल जो CSC सर्किट में करंट जो पैदा हुआ उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बोल I बराबर इसकी वैल्यू क्या लोगे, I0, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। मेरा करेजा, यही तुम्हारा क्या आ गया, CSC सर्किट। सुनोगे, CSC सर्किट में जो करंट पैदा हुआ उसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्या, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। एक बात पूछेंगे, अगर पिछला वीडियो देखे होगे तो बताओगे बुआ, ठीक है, मन में बताना, आवाज मेरे कानों तक आ जाएगा किसी माध्यम से, ठीक है। सुनिएगा, हे बच्चा, मैंने पिछले वीडियो पढ़ाया था कि इंडक्टर में जो करंट आया तो क्या था, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी
माइनस पाई बाई 2, याद होगा आप लोगों को नहीं। और कैपिटल में जो करंट आया क्या हो गया, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब सोच के बताओ, करंट जो है CAC सर्किट में करंट जो है EMF से आगे है कि पीछे, बताओ, बोलो 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 बोलो, अरे जल्दी बोलो, आगे है सर। कितना से आगे है, पाई बाई 2 से। अगर मैं पूछूं बताओ कि CAC सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में फेज का अंतर कितना का है, तो क्या बोलोगे, पाई बाई 2। अब बताओ है कि नहीं, अरे पाई बाई 2 से है ना बच्चा। अब कोई पूछेगा कौन आगे कौन पीछे, तो बोलो सर करंट पाई बाई 2 से आगे है, इसका मतलब EMF क्या है, पाई बाई 2 से पीछे है। बोलो है कि नहीं राजा, बोलना। हाँ सर, करंट क्या राजा, पाई बाई 2 से आगे है, इसका मतलब EMF क्या है, पाई बाई 2 से पीछे है। बोलो सत्य बचन, बिल्कुल हाँ सर। ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन हमारा आ गया बच्चा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने करंट का एक्सप्रेशन आप लोग समझोगे, है ना बुआ। अब देखो इसका हम सब डायग्राम बनाएंगे। कौन सा बच्चा, फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम में मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कौन आगे कौन पीछे, और कितना से आगे और कितना से पीछे, और ग्राफ में आपको बनवाने के दिखाएंगे कैसा होगा। देखो इसको फटाफट आप लोग पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी दिखाता हूं आप लोग को कि थर्ड सवाल था इंडक्टिव, है ना, कॉपी कर ली, गुड। चलिए हे बच्चा, अभी हमारे पास सवाल आएगा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन। सही बात है। और फेजर डायग्राम में मैं आपको याद दिलाऊंगा इसका करंट का एक्सप्रेशन और EMF का, दोनों को लेके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए मेरा करेजा, देखा हो बाओ। अच्छा जी, अभी तीसरा क्या था बबुआ, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस क्या था बच्चा, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। मुझे लगता है आप समझ गए होगे, नहीं क्या कहोगे बताओ, द इफेक्टिव क्या, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड क्या, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसे बोलेंगे कि द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कौन, ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड क्या बच्चा, इज कॉल्ड कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, है ना। और इसका सिंबल क्या होगा बताओ, इट इज डिनोटेड बाय कैसा, XC। और फॉर्मूला क्या होगा बोल, XC बराबर 1 बाई ओमेगा C। सही बात है। और यूनिट तो जान रहे हो, ओम ही होगा बच्चा, है ना, है तो रेजिस्टेंस क्लियर है। ये हो गया हमारा क्या, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। बोलो क्लियर है, पक्का ना। चलिए इसके बाद आएगा 4, याद रखिएगा, XL बराबर ओमेगा L और XC बराबर 1 बाई ओमेगा C। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फेजर डायग्राम। क्या था बच्चा, फेजर डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। और हमने आपको पिछले वीडियो में डिफाइन किया था बुआ कि फेजर डायग्राम होता क्या है। बोला था मैंने कि द वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन द सर्किट इज कॉल्ड क्या, फेजर डायग्राम। मैंने कहा था कि करेंट मतलब कि डायरेक्शन को लेकर वह डायग्राम बनाएंगे जो करेंट और वोल्टेज के बीच में रिश्ता बताता हो, कितना फेज का अंतर है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फेजर डायग्राम। याद होगा बुआ, हम लिख दे रहे हैं, पिछला वीडियो बता चुके हैं। बोले ऐसे कि द वेक्टर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द क्या राजा जी, फेज रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन द सर्किट इज कॉल्ड क्या बउआ, इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। अब एक बात आपसे कहते हैं, फेजर डायग्राम बनाने में आपसे, है ना, सहायता लेंगे बच्चा, ठीक है, बताओगे आप लोग। जी हाँ सर, देखिएगा
अब देखो बुआ CSC में एक EF क्या था और करंट क्या था, बताओगे मेरे साथ बुआ क्या था। अभी अभी हमने प्रूव किया बुआ, सीखा बच्चा कि वी नो दैट, हम सब जानते और नगेंद्रो जानता, क्या जानते हो, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी होता है ना। CSC कोई ऐसे हो, EF तो हमारा यूना है। और करंट क्या है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या याद है क्या? अब बताओ मुझे बुआ, कौन आगे और कौन पीछे? याद होगा, आगे वाला को हम लीड्स कहते हैं और पीछे वाले को लैग्स कहते हैं। याद है आप लोगों को? आगे अगर हो गया तो लीड्स करना है ना बुआ, और पीछे हो रहा मतलब लैग्स करना। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि फ्रॉम द एबव रिलेशन इट इज क्लियर दैट अल्टरनेटिंग करंट लीड्स, क्या बुआ, लीड्स फॉरवर्ड मींस क्या, आगे निकल जाना। लीड्स फॉरवर्ड मींस क्या होता है बच्चा, आगे निकल जाना। किससे निकला? अल्टरनेटिंग EF से। कितना से? पाई बाई 2 से। सही बात है। तो हम कमेंट कर देंगे, ऐसे बोलेंगे कि फ्रॉम द एबव रिलेशन, क्या बच्चा, फ्रॉम द एबव रिलेशन इट इज क्लियर दैट, ये साफ हो गया, क्लियर दैट द अल्टरनेटिंग करंट, क्या बच्चा, द अल्टरनेटिंग करंट लीड्स फॉरवर्ड, क्या बच्चा, लीड्स फॉरवर्ड, लीड्स फॉरवर्ड द अल्टरनेटिंग EMF, द अल्टरनेटिंग EMF बाय अ फेज एंगल, बाय अ फेज एंगल कितना, पाई बाई 2। सही बात है। तो कोई पूछ दिया कि बताओ CSC सर्किट में करेंट और EF के बीच का फेज का अंतर कितना का, तो क्या बोलोगे, पाई बाई 2। कितना बोलोगे, पाई बाई 2। और ऐसे आपको दिख रहा है, मैंने लिखा कि फ्रॉम द एबव रिलेशन इट इज क्लियर दैट द अल्टरनेटिंग करंट लीड्स फॉरवर्ड मींस क्या, आगे निकल गया। किससे? द अल्टरनेटिंग EF से बाय अ फेज एंगल पाई बाई 2 से। पाई बाई 2 से करंट क्या हो गया राजा, आगे निकल गया। सही बात है। आइए हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखो बच्चा, गौर करोगे मोरे राजा बाबू, ये देखो, ये देखो, याद करिए, मैंने एक बात कहा था कि करेंट का फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम हमेशा एक्स पर लीजिएगा। जरूरी नहीं आप कहीं लिख सकते हो, बट हमने एक सीक्वेंस में सीखा आपको कि करेंट का डायग्राम किस पे लोगे बच्चा, एक्स पर लीजिए। ठीक है, तो लो जी, मैंने करेंट को ड्रा कर दिया फेजर डायग्राम। ठीक है, एक किसका है राजा बाबू, बोलो ना। एक करेंट का नाम क्या दिया, I0। ठीक है, मैक्सिमम करंट को नाम क्या दिया मैंने, I0। सही बात है। अब बताओ मुझे, कौन आगे कौन पीछे, बताओ। सर करंट पाई बाई 2 से आगे, इसका मतलब क्या, EF क्या है, पाई बाई 2 से पीछे। और मैंने कहा था कि जब भी पीछे होगा तब फोटो कहां बनेगा, डायग्राम कहां बनेगा, नीचे। जब होगा पीछे तो डायग्राम कहां बनाओगे, नीचे। याद है। अब बताओ, पाई बाई 2 से कौन आगे, बताओ, करंट आगे है। इसका मतलब EF क्या है, पाई बाई 2 से पीछे। तो EF ग्राफ कहां बनाओगे बच्चा, नीचे बनाओगे। क्या, अरे बोलो ना। ए हो गया किसका बच्चा, EMF का हो गया फेजर डायग्राम, जो कहां हो गया बच्चा, नीचे की ओर हो गया। इसका नाम क्या दिया, E0। अब दोनों में कितना का अंतर हुआ, बताओ, कौन आगे है, करंट पाई बाई 2 से आगे। देखो तो EF है नीचे, तो करंट क्या है, EF से क्या, पाई बाई 2 क्या है, आगे है। बोलो है कि नहीं, बताओ। ए पाई बाई 2 से क्या है बच्चा, आगे। बोलो सही बात है। अरे हाँ ना, बोलो कौन आगे है, करंट आगे है। क्या बच्चा, करंट क्या आगे। आप सिंपली समझिए, करंट को हम किस पे लिया बच्चा, एक्स पर, राइट। करंट का ग्राफ जो है, करंट का फेजर डायग्राम जो है, हमने किस पे लिया बच्चा, एक्स पे लिया। राइट बात, राइट बात, एक्स पे लिया। ठीक है, अब बताओ हमारा EF क्या है, बताओ, पाई बाई 2 से आगे है कि पीछे, बताओ, पीछे है। कितना से पीछे है, पाई बाई 2 से। तो ग्राफ कहां बना दिया, नीचे। अगर पिछला वीडियो में देखा था आप लोगों ने, अगर EF होता पाई बाई 2 से आगे होता बच्चा, तो ग्राफ कहां बनता, ऊपर, करंट से आगे होता। सही बात है। लेकिन यहां पे करंट ही आगे है, तो EF ग्राफ कहां, अगर नीचे बच्चा, तो करंट को आगे कितना से, पाई बाई 2 से क्या हो गया, आगे। बोलो हुआ कि नहीं हुआ।
अरे बात समझे बच्चा? अरे हाँ ना बोलो। यानी यहाँ पे ए हमारा क्या हो गया? फेजर डायग्राम। कितना अंक अंतर हुआ? π/2 का फेज का डिफरेंस है। बोलो क्लियर बात है? देखो ग्राफ ऐसे या कोई ऐसे ही मिलेगा आपको, बनाओ ग्राफ ऐसे करके मिलेगा, तो अपना अपना तरीका होता है करने का, ठीक है। मैं ऐसे बताता हूं ताकि आपको समझ आ सके कि करंट को एक्स पर लिया हमने आई, सही बात है, I0 सही बात है, लेकिन हमने देखा क्या कि सर EF जो है करंट जो है π/2 से आगे है, सही बात है। यानी क्या EF क्या है? π/2 से पीछे है, और पीछे रहेगा तो ग्राफ का मान हो गया नीचे। तो बताओ करंट को ले लिया, वो एक्स पर ले लिया, सही बात है। तो ये आगे कब होगा बताओ? जब EF को क्या लोगे? नीचे लोगे, तो ना बच्चा π/2 से होगा, सही बात है। अरे बात आया कि बताओ ए हमारा क्या होगा बच्चा? फेजर डायग्राम। और ALAC में देखा था कि करंट क्या था? π/2 से पीछे था, इसका मतलब EF क्या था? π/2 से आगे था। तो आगे के लिए ग्राफ कहां बना था? ऊपर बनाया था, π/2 से आगे, और ये क्या हो गया? π/2 से पीछे। बोलो सही बात है। इसका मतलब करंट के आगे, सही बात है। अरे हाँ ना बोलो, एक ही बात है, करंट को आगे बोलो या EF को क्या बोलो? पीछे बोलो। बात क्या है? सेम है। बोलो क्लियर? चलिए इसको फटाफट कॉपी करिए। अब लास्ट हमारा होगा 5th नंबर क्वेश्चन, जो क्या होगा? I और E के बीच का ग्राफ। बोलो क्लियर? समझे फेजर डायग्राम आप लोगों ने? बिल्कुल। चलिए आइए बच्चा, अभी हम सब जानेंगे किसके बारे में? ग्राफ। देख बच्चा, पूरा मिटा देता हूं। I और E के बीच का ग्राफ हम सब प्लॉट करेंगे, है ना बच्चा? देखिएगा नंबर 5 क्या था? वेरिएशन ऑफ क्या? I एंड E विथ क्या बउआ? विथ टाइम, है ना बउआ? टाइम के अनुसार I और E मतलब करेंट और EF ग्राफ कैसे वैरी करता है। तो अभी अभी देखा हम लोगों ने। वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई कि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या लाए थे? I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। जरा देखते हैं कैसे ग्राफ आप बनाते हो, ठीक है। ए मैंने लिया बच्चा, गौर करोगे? ए देख बच्चा, ए मैंने I और E का लेंगे, इधर क्या होगा? टाइम, सही है। इधर किसका? I का और E का, सही बात। देखिए ये बच्चा, मुझे ऐसा लग रहा है कि EMF में सर साइन थीटा है, मीन साइन ओमेगा टी है, तो ये साइन दोनों तो साइन है, तो ग्राफ एक जैसा होगा, लेकिन फेज का अंतर है। कितना का अंतर है? π/2 का। तो मुझे लगता है कि EMF ग्राफ कहां से होगा बच्चा? ओरिजिन से। वो साइन थीटा है, साइन थीटा है, साइन थीटा है ना बुआ? इसलिए EMF ग्राफ कहां से लेंगे बच्चा? ओरिजिन से। लो सबसे पहले मैंने किसका बनाया बच्चा? EMF का बना दिया। क्या यह ग्राफ EMF का है कि नहीं बताओ? हाँ सर, ये साइन थीटा है। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का मतलब क्या हुआ? थीटा। तो साइन थीटा ग्राफ कहां से लेंगे? ओरिजिन से, सही बात है। लेकिन करंट में कहानी बदल जाएगा। क्या इसका भी ग्राफ ओरिजिन से होगा क्या? नहीं सर, हाँ ग्राफ एक ऐसा होगा, लेकिन ऑरिजिन शुरू नहीं, क्योंकि दोनों साइन है बच्चा, दोनों साइन है, इसे ग्राफ तो एक ऐसा होगा बट ऑरिजिन शुरू नहीं होगा। और आपको एक बात और मालूम होगा कि करंट का एम्पलीट्यूड हमेशा क्या लोगे? कम, लो 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 लोग बच्चा ना। तो बताओ इस करंट का ग्राफ कहां शुरू होगा? ऊपर से कि नीचे से? मन में जवाब दो, आवाज मेरे कान तक कैसी ना किसी माध्यम से आएगा। बताओ, मैंने आपसे कहा था मेरा बच्चा कि अगर फेज का अंतर अगर π/2 प्लस रहेगा, मींस करंट के आगे है, तो ग्राफ कहां से बनाओगे? ऊपर से। मैंने कहा था क्या? अब बताओ π/2 से कौन है? करंट क्या है? आगे है। क्या बच्चा? आगे है। तो ग्राफ कहां से बनाओगे बच्चा? ऊपर से कि नीचे से? बताओ ऊपर है सर। आय राजा भुला गया का हो? अरे π/2 से आगे नहीं है। देखो तो करंट π/2 से आगे, मतलब EF में क्या है? ओमेगा टी, इसमें ओमेगा टी प्लस π/2। तो ग्राफ कहां से लोगे? ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। अगर पीछे रहता ना सर, तो कहां से? सर नीचे से। याद है? तो ग्राफ कहां से बनाओ? ऊपर से। मैं बना दूंगा, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या लो? इससे कम, सही बात है। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा क्या? जरा गौर से देखो, इससे कम होना चाहिए, हुआ ना? जरा गौर से देखो ना इसके सामने, ठीक है? देखिए अब ध्यान दो, ए हो गया क्या बच्चा? EF का हो गया,
और एक इसका हो गया आपका करंट का। दो हुआ कि देखो ये देखो कैसे हुआ बताओ, ये दोनों का 0 0 मैच करो, ठीक है। एक करंट का 0 यहां है और EF का 0 यहां है, सही बात है। अब देखो दोनों में 0 0 में अंतर कितना का है, दोनों का 0 मिलाओ, यहां इसका करंट का 0 और यहां EF का, अंतर कितना का हुआ π/2 का, और ऊपर है इसका मतलब π/2 से क्या है आ गया, और ऊपर किसका है, ये कौन है, तो करंट का है। इस ग्राफ कहां से गया बच्चा, ऊपर से गया, सही बात है। अरे हाँ ना बोलो। देखो जब भी आपको देखना हो ना आगे पीछे तो 0 मिलाओ कि 0 कहां का, तो EF का 0 यहां है और करंट का 0 यहां है, सही बात है। तो जब 0 करंट का यहां है और EF का 0 यहां होगा तो अंतर कितना का है, 90 का है। पता ना आप लोग को, मैंने बताया था ऐसे, ए हो गया 180 हो गया बच्चा, उसका हाफ क्या लोगे π/2, सही बात है। तो देखो तो अंतर 90 का है और चूंकि ऊपर है इसलिए क्या होगा पॉजिटिव, अगर नीचे होता तो क्या होता नेगेटिव, सही बात है। अरे पिछला वाला वीडियो में देखो बच्चा, मैंने ऐसे बनाया था, पिछले वाला में यहां से नीचे शुरू किया था, क्यों किया था बताओ, क्योंकि ये कहा था π/2 से सॉरी बच्चा, π/2 से क्या था पीछे, इसलिए ग्राफ कहां बना था वो नीचे। बोलो क्लियर है। चलिए तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे π/2 का अंतर है, फेज का अंतर है, आगे प्लस था प्लस π/2, इसलिए ग्राफ कहां बन गया वो ऊपर बन गया। क्लियर है। चलिए इसको फटाफट आप लोग कॉपी कर ले बुआ।